गुड मॉर्निंग बच्चों, दिस इज क्लास 7 ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट साइंस और माई सेल्फ प्रतिमा जायसवाल. बच्चों, टुडे वी आर लर्न टू चैप्टर 4 केमिकल्स एंड केमिकल चेंजेस. केमिकल्स एंड केमिकल चेंजेस मीन्स रसायन और रासायनिक परिवर्तन. तो बच्चों, हमारे आसपास चारों तरफ जो है हम जो चीज़ें देखते हैं तो हम उन्हें फिज़िकली हम उन्हें जज करते हैं. यहाँ एक हिसाब से कह सकते हैं हम उन्हें फिज़िकली पहचानते हैं. मीन्स हम उसके बाहरी आवरण को देखकर हम पता लगाते हैं उसको, मतलब हम नाम देते हैं कि ये मान लीजिए ये बुक है, ये पेन है, ये बुक है, ये पेन है, या वाइट बोर्ड है, मार्कर है, या स्कूल में बेंच है, चेयर है. तो अपने आसपास हम बहुत सी चीज़ें ऐसे देखते हैं. तो ये तो फिज़िकल हुआ, भौतिक हुआ. लेकिन या हम इसमें परिवर्तन भी देखते हैं, जैसे कि पेड़ है, वो एक फिज़िकल जो है अलाइव मटेरियल है, हम उन्हें कह सकते हैं कि लिविंग मटेरियल है. फिर जब वो कट जाता है तो उससे टेबल या चेयर बन जाती है. तो क्या होता है, ये चेंज होता है, फिजिकल चेंज होता है. हमारा जो हमने ट्री को कट करके उसके शेप्स को चेंज किया, तो ये एक फिजिकल यानी भौतिक परिवर्तन है. हम उन्हें देख कर, छू कर महसूस कर सकते हैं इन सब परिवर्तनों को. तो इसी तरह बहुत से ऐसे परिवर्तन भी होते हैं. या जैसे आपकी ये पेंसिल है, पहले ये सीधी रही होगी, इसको हमने शार्प कर दिया तो इस तरह से इसके अंदर जो ग्रेफाइट है वो नोक के जैसे दिखने लगी, और ये वुडन है, ये इस तरह से, इसका शेप इस तरह से हो गया. तो ये सब क्या है, एक फिजिकल चेंज है. तो इसी तरह से जो हमारा ये जो मैटर है, ये क्या है, ये किन्हीं केमिकल्स का बना होगा, या इनके पार्टिकल्स को जब हम और डीपली इनके पार्टिकल्स को हम पढ़ते हैं या उनके बारे में जानते हैं, तो हम ये बता पाते हैं कि ये किस केमिकल का बना है, या इसका केमिकल फंक्शन क्या है, या हम इसको किस चीज़ से डिनोट करते हैं. ये तत्व किस केमिकल से बना है, इस तत्व में कौन कौन सा मटेरियल या एटम्स पाया जाता है. बच्चों, अब हमने बात की एटम्स की. तो एटम्स बच्चों वो एटम्स वो यूनिट है, या आप इसे कह सकते हैं मतलब बेसिक यूनिट किसी भी मटेरियल का, या किसी भी मटेरियल का जो बेसिक यूनिट होता है. हम किसी भी मटेरियल को छोटे से छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एट द लास्ट हमें एक पार्टिकल जो मिलेगा, जिसे हम अब फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हम कहते हैं एटम. तो एटम द्वारा हम पहचान पाते हैं कि ये कौन सा केमिकल है, कौन सा तत्व है. तो जब कहीं कुछ चेंज होता है, फिजिकल चेंज में क्या होता है, हम बाहर से देख के बता देते हैं चेंज हो गया. लेकिन कभी कभी चीज़ों में रासायनिक चेंजेस होते हैं, यानी केमिकल चेंजेस होते हैं. किसी मॉलिक्यूल्स के केमिकल आपस में इंटरैक्ट करते हैं, या इंटरैक्ट करके नया पदार्थ बनाते हैं, या दूसरा पदार्थ बनाते हैं, या एटम्स टूट जाते हैं, या एटम्स जुड़ जाते हैं. तो इस प्रकार जो होता है वो केमिकल चेंजेस होता है. तो हम इस चैप्टर में जो हमारा ये है, हम इसमें केमिकल्स और केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे. अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. लुक एट द फॉलोइंग इमेजेस एंड नेम द सब्सटेंस दैट ईच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ. तो फॉलोइंग सब्सटेंसेस को हमें देखना और पता करना है कि ये किस चीज़ का बना है. तो जैसे हमारे ये कॉइन्स है, अब जैसे हमें येलो है तो हम इसे गोल्ड समझ सकते हैं. तो ये क्या है, गोल्ड का बना है. तो ये इसमें क्या होंगे, गोल्ड के मॉलिक्यूल्स होंगे. या हमारा जो फाइल पेपर वो किससे बना है, एल्युमिनियम से बना है. या हमारा ये पेंसिल तो हमारा क्या है, वुड और ग्रेफाइट से बना है. जो इसकी ब्लैक वाली नोक है, ये ग्रेफाइट से बनी होती है. और लकड़ी तो आप दिख ही रहे हैं, तो वुड और ग्रेफाइट हो गया. या हमारा जो स्पून है वो किस चीज़ का है, स्टील का स्पून है. या हमारा ये जो बांस है वो या तो हमें ये कॉपर कलर दिख रहा है तो हम इसे कॉपर का मान सकते हैं. लेकिन हमारे पास जो वो चीनी मिट्टी के भी आते हैं, हमारे पार्सले का भी आते हैं, मतलब अलग अलग मटेरियल का बांस बनता है. हम यहाँ पे इसे, हमें कॉपर कलर दिख रहा है तो हम इसे कॉपर का मान सकते हैं. वी सी सो मैनी चेंजेस अकरिंग अराउंड आवर डेली लाइफ. तो हमारे डेली लाइफ में हम बहुत से चेंजेस देखते हैं. आप देखते हैं आटे को सान के रोटी बना ली जाती है, ये भी एक प्रकार का चेंज है. या आटे को गेहूं को पीसकर आटा बना लिया जाता है, गेहूं सॉलिड से पाउडर में आ जाता है. तो और इसके अलावा
चेंज इन क्लाइमेट, मौसम में चेंज होता है, अचानक से खूब गर्मी पड़ती है, फिर धीरे धीरे हवा चलती है, बारिश हो जाती है, कभी तेज़ धूप निकल आती है, तो क्या होता है मौसम में चेंजेस। तो ये सब परिवर्तन हम देखते रहते हैं। शॉरिंग ऑफ मिल्क, या मिल्क जो है वो खट्टा हो जाता है, बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर जल जाते हैं। तो इस तरह के हम बहुत से एग्जाम्पल हैं हमारे डेली लाइफ में हम जो है चेंजेस देखा करते हैं। तो ये जो हमारे डेली लाइफ में चेंजेस है, इन्हें हम, ये जो अभी हमने चेंजेस की बात की है, जैसे मौसम चेंज हुआ, या दूध का खट्टा होना, ये पेपर का जलना, ये सब क्या है, एज यू हैव लर्न इन योर, ये प्रीवियस क्लासेस में आप जो पढ़ चुके हैं, इसे हम क्या कहते हैं, डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल चेंज। मतलब इच्छित और अनिच्छित चेंज, जो हम इच्छा से कर सकें या इच्छा से ना करें, या स्लो और फास्ट चेंज, धीमे परिवर्तन या तेज परिवर्तन, या फिजिकल और केमिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन या सॉरी ये टेम्परेरी और परमानेंट चेंज। मतलब टेम्परेरी यानी टेम्परेरी मीन्स तुरंत होने वाले, या टेम्परेरी मीन्स तुरंत होने वाले चेंज, या परमानेंट जो हमेशा लॉन्ग टाइम तक चले, या एग्जैक्ट चेंज जिसे कह सकते हैं, मतलब लॉन्ग टाइम चेंजेस, या रिवर्सिबल इरिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल मतलब कि जिसे हम दोबारा से रिवर्स कर सके, दोबारा से हम उसको पुरानी स्थिति में, उस चेंज को वापस से सही कर सके या पुरानी स्थिति में ला सके। या इरिवर्सिबल चेंज की चेंज होने के बाद हम उसको वापस पुरानी स्थिति में ना ला सकें। या फिजिकल या केमिकल चेंज, या भौतिक, उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन या केमिकल गुणों में परिवर्तन। तो ऑल दीज चेंजेस इन्वॉल्व वन और मोर सब्सटेंस। तो इन सब चेंजेस में कुछ ना कुछ सब्सटेंस तो होगा, उसी में तो परिवर्तन होगा। बिना किसी सब्सटेंस के तो हम परिवर्तन आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाएंगे। जब कोई मॉलिक्यूल या कोई एटम या कोई सब्सटेंस या कोई मटेरियल होगा ही नहीं, तो हम परिवर्तन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? कुछ हुआ ही हम कैसे पता करेंगे? तो इन सब चीज़ों में कोई ना कोई सब्सटेंस जो है वो इन्वॉल्व रहेगा। तो ईच सब्सटेंस हैज ए यूनिक कंपोजिशन। तो जो हमारे सब्सटेंस है वो एक यूनिक कंपोजिशन रखते हैं, उन्हें हम उनकी यूनिक कंपोजिशन से पहचान सकते हैं कि ये स्टील है, कि ये वुड है, कि ये कॉपर है, ये क्या है। तो सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस इन बेटर वे लेट अस लर्न अबाउट। तो हम ये कंपोजिशन के बारे में या चेंजेस के बारे में पढ़ने के लिए हम अब आगे पढ़ेंगे। तो अभी जैसे मैंने केमिकल सब्सटेंस की बात की, अभी भी मैंने बताया कि अभी मैंने ये चीज़ आपको डिस्क्राइब की कि जैसे जो सभी मैटर हैं, ये देखिए, ऑल सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ मैटर, एनीथिंग दैट हैज वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो कोई भी चीज़ जो स्पेस घेरती, स्थान घेरती और जिसमें भार होता है उसे हम मैटर कहते हैं। तो केमिकल सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो जो केमिकल तत्व हमारे होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं, वो क्या होते हैं? एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। मीन्स उन सब्सटेंस के जब हम बेसिक स्ट्रक्चर पे जाते हैं तो हमें सबसे लास्ट में एक अनब्रेकेबल या अनडिवाइडेबल कह सकते हैं पार्ट मिलता है, जिन्हें हम एटम कहते हैं, जिन्हें हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते, तो वो एटम कहलाते हैं। तो जो हमारा केमिकल सब्सटेंस बनाता है एक ही तरह के एटम से बना होता है या एक से दो तरह के एटम से बने होते हैं। तो जब एक ही तरह के एटम्स जुड़ते हैं, जैसे ये देखिए, एटम्स कैन आल्सो बी डिफाइंड एज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। मतलब ये सबसे छोटा पार्ट हम इसको कह सकते हैं। तो टू और मोर एटम्स देन केमिकली बॉन्डेड टुगेदर फॉर्म अ मॉलिक्यूल। तो जब दो या दो से ज्यादा एटम केमिकली एक दूसरे आपस में बंधते हैं रिएक्शन के द्वारा, तो उसे हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो जब मॉलिक्यूल्स एक ही तरह के एटम से मॉलिक्यूल बनता है तो उन्हें मॉलिक्यूल कहते हैं। लेकिन जब अलग अलग तरह के एटम आपस में कंपाउंड हो जाते हैं तो हम उन्हें कहते हैं कंपाउंड एटम, या उन्हें हम कभी कभी मिक्सचर भी कहते हैं। जब दो सब्सटेंस आपस में मिलते हैं तो उन्हें मिक्सचर कहते हैं। तो इन्हें हम अभी आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम मॉलिक्यूल्स की बात करें, जब एक या एक से ज़्यादा आइटम मिलते हैं उन्हें हम मॉलिक्यूल कहते हैं। तो जनरली सब्सटेंस कैन बी प्योर और इम्प्योर। तो जब एक ही प्रकार के एटम होते हैं तो उस सब्सटेंस को हम प्योर मानेंगे, और जब एक से ज़्यादा प्रकार के एटम होते हैं तो उसको हम इम्प्योर मानेंगे, यानी अशुद्ध मानेंगे। तो अशुद्ध का ये मतलब नहीं है कि वो यूज़ करने लायक नहीं है, इसका मतलब है कि उसमें एक से ज़्यादा तरह के सब्सटेंस है तो अलग अलग कार्यों में यूज होते हैं। तो अब बात करेंगे एलिमेंट्स की। सब्सटेंस that consist of only one type of atom and cannot be broken down into similar substance either physically or chemically is known as elements. Means
जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है जिसे अब हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, चाहे फिजिकली करना हो या केमिकली करना हो, तो अब हम उसको उससे ज़्यादा सिंपल फॉर्म में डिवाइड नहीं कर सकते, तो उसे हम कहते हैं एलिमेंट, या हम एक प्रकार से कह सकते हैं एटम ही एलिमेंट्स है। तो एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2, ये 2 ग्रुप्स में क्लासिफाइड किए जाते हैं। मतलब एलिमेंट्स को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो मेटल्स में वो भाग आते हैं, जैसे कि आपने पहले भी प्रीवियस क्लासेस में मेटल्स के बारे में पढ़ा होगा कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने से, इलेक्ट्रिसिटी के बहुत बड़े वो होते हैं, कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को अपने से पास होने देते हैं। तो और हार्ड होते हैं, तो मेटल की पहचान होती है वो हार्ड होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत बड़े कंडक्टर होते हैं। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते हैं और हार्ड भी नहीं होते, ज़्यादातर तो गैसेस स्टेट में होते हैं और कुछ ही हमें सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, जैसे आयरन या कॉपर वगैरह, और बाकी हमारा ऑक्सीजन, कार्बन, ये सब तो गैसेस स्टेट में मिलते हैं। अब कंपाउंड की बात करें, अभी भी मैंने बताया कि जब एटम्स एक या एक से अधिक प्रकार के एटम मिलते हैं तो उन्हें हम कहते हैं कंपाउंड, तो कंपाउंड कहलाते हैं। When 2 elements combine to form a compound, they lost their characteristic properties, hence the new compound formed has a property of its own। तो जब 2 तरह के एलिमेंट्स को हम 2 तरह के सब्सटेंस मिलाते हैं तो एक कंपाउंड मिलता है, तो जो नया बना कंपाउंड है उसका अपना ही अलग कैरेक्टर होता है, अपना ही अलग गुण होता है। ठीक, अब हम बात करेंगे मिक्सचर की। जब हम कई तरह के सब्सटेंस, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में मिलाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं मिक्सचर या मिश्रण। जैसे एग्जांपल शुगर सोल्यूशन, इसमें हम क्या करते हैं, वाटर में चीनी मिलाते हैं और उसको उसमें घोलते हैं, तो हमारा जो है मिक्सचर जो है उसमें तो उसमें क्या होगा, हमें वाटर भी रहता है, ग्लूकोज भी रहता है, सब कुछ रहता है, तो वो एक मिक्सचर है। या हमारा हवा का है, हवा भी एक मिक्सचर है, क्योंकि इसमें ढेर सारी गैसेस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन और पता नहीं कौन कौन सी गैसेस जो है धूल मिट्टी के कारण सब कुछ उसमें मिक्स रहती हैं। अब हम बात करेंगे केमिकल सिंबल की। तो बच्चों, केमिकल सिंबल जो होता है, किसी भी तत्व को बड़े छोटे नाम से हम उसको सिंबल के रूप में जब निरूपित करते हैं तो उसे हम कहते हैं केमिकल सिंबल कहते हैं। जैसे देयर आर अबाउट 118 नोन एलिमेंट, जैसे यहाँ पर हमें 118 जो है तत्व जो है ज्ञात तत्व हमें पता है। तो अब 118 तत्व को उसमें से 94 हैज़ बीन फाउंड नेचुरली ऑन द अर्थ, तो उसमें से जो 94 है वो नेचुरली मिलते हैं, और जो बचे हुए हैं 24 उसे हम लैब में सिंथेसाइज करते हैं या लैब में उन्हें बनाते हैं, प्रयोगशाला विधि से उसको हम बनाते हैं। टू मेक इट ईजियर फॉर अस टू रिमेंबर, तो इन सारे तत्वों को रिमेंबर करने के लिए क्या करते हैं, उन्हें एक संकेत द्वारा, एक सिंबल द्वारा डिनोट करते हैं, सिंबल द्वारा एक्सप्रेस करते हैं। लिखने पढ़ने में हम सिंबल यूज़ करते हैं जिससे कि हमें याद रहें। अब बड़े बड़े नाम याद करने में ह्यूमन माइंड को जो है दिक्कत होती है, तो क्या करेंगे, जब उन्हें सिंबल के रूप में पढ़ते हैं तो हमें वो जल्दी याद हो जाते हैं। तो जैसे कि इस तरह द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट यूजिंग द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एब्रिविएशन ऑफ इट्स नेम इज नोन एज केमिकल सिंबल। मीन्स केमिकल्स को सिंबल के रूप में निरूपित करना या एक्सप्रेस करना ही, एक्सप्रेस करने पर जो सिंबल का हम यूज करते हैं उसे हम केमिकल सिंबल कहते हैं। All the name and symbol of the elements are approved by the International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC सिस्टम। इसको फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। मतलब केमिस्ट्री में IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग सभी तत्वों के सिंबल तैयार किए गए हैं, जिससे कि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड एक तत्व के लिए एक ही सिंबल यूज़ किया जाए, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट भारत में हम कार्बन को C लिखें और अमेरिका में कार्बन को CR लिखें, तो जब हम यहाँ से कोई प्रोडक्ट अमेरिका भेजेंगे और हम C के अकॉर्डिंग नामकरण करके भेजेंगे तो अमेरिका उसको समझ नहीं पाएगा या उसका गलत अर्थ निकल सकता। और केमिकल तो जानते हैं कि उस हार्मफुल भी हो सकता है, लाभदायक भी हो सकता है और हार्म भी कर सकता है, डेथ का भी कारण बन सकता है।
तो हमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो सिंबल यहाँ यूज़ किया जाए वो आगे भी यूज़ किया जाए, उसको पढ़ने समझने में कोई गलती ना हो। तो उसके लिए हमारा जो ये IUPAC सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम है, ये साइंटिस्ट द्वारा बनाया गया। तो इसके द्वारा सभी एलिमेंट्स का नामकरण किया गया है, जिससे हर जिस एलिमेंट को सिंबल हम यहाँ पर जो यूज़ करते हैं वही ऑल ओवर द वर्ल्ड वही सिंबल यूज़ किया जाता है। अर्लियर टाइम में क्या था, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन था। किसी भी तत्व का जो था पिक्चर द्वारा उसको निरूपित किया जाता था, तो वो बच्चों याद करने में बहुत कठिन था। तो उससे क्या होता था, या गलतियां होती थी। तो बाद में साइंटिस्टों ने ये निकाला कि हम किसी भी तत्व के आगे के 2 नेम द्वारा जो है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कॉपर, कॉपर का सिंबल है Cu, तो कॉपर है तो C तो उसका है ही, और उसमें हम U यूज करते हैं क्योंकि लैटिन भाषा में इसका नाम क्यूप्रस ऑक्साइड है। तो हम इसे कॉपर कहते हैं, तो हम इसका स्पेलिंग COPPER पढ़ते हैं। लेकिन जहां डच और लैटिन वैज्ञानिक ने इसको पढ़ते थे क्यूप्रस ऑक्साइड, तो क्यूप्रस CUPRUS इसकी स्पेलिंग होगी। तो हम कॉपर का जो सिंबल है वो है Cu है। ठीक है, ये देखिए Cu कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्यूप्रम, इसको क्यूप्रस ऑक्साइड कहते हैं, लेकिन लैटिन वर्ड क्यूप्रम से इसका नामकरण किया गया है, विच मीन्स फ्रॉम द आइसलैंड ऑफ क्यूप्रस। तो इसको क्यूप्रस ऑक्साइड भी कहा जाता है और इसका सिंबल Cu है, जिसे हम कॉपर कहते हैं। तो बच्चों अर्लियर एज में जो है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन था, और अभी क्या है, हम पहले लेटर द्वारा इसको डिनोट करते हैं। जैसे कार्बन को C से डिनोट किया जाता है, और अगर कहीं कहीं फॉर सम एलिमेंट द फर्स्ट लेटर देयर नेम इज यूज्ड फॉर द सिंबल, और उसे कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जैसे कार्बन को हम C से, ऑक्सीजन को O से, नाइट्रोजन को N से डिनोट करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब 2 और मोर एलिमेंट्स हैव देयर इंग्लिश नेम स्टार्टिंग विद द सेम लेटर, जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट जो स्टार्टिंग होती है वो जब सेम लेटर से होती है, तो हम क्या करते हैं, 2 शब्दों का 2 लेटर जो है सिंबल में यूज कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट लेटर जो यूज करते हैं, तो हम पहले तत्व के लिए, एक तत्व के लिए यूज कर लेते हैं, और दूसरे तत्व में क्या करते हैं, पहला लेटर और उसके बगल वाला दूसरा लेटर यूज कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि दोनों तत्वों में फर्क हो जाता है और वो रिपीट नहीं होता, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कार्बन को हम C से डिनोट करते हैं, अब कैल्शियम क्या है, वो भी C से है, तो अगर हम इसको फिर C से डिनोट कर देंगे तो क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगी कि कब हम कार्बन का प्रयोग करेंगे, कब हम कैल्शियम का प्रयोग करेंगे, हम इसको अच्छे से नहीं डिनोट कर पाएंगे। तो इसीलिए जो है कैल्शियम के लिए हम 2 नंबर C और A का यूज करते हैं, या कैडमियम के लिए C और D का यूज किया जाता है, या क्लोरीन के लिए हम Cl का यूज करते हैं, कोबाल्ट के लिए CO का यूज करते हैं। देखिए एक ही तरह के, एक ही लेटर से स्टार्ट होने वाले कई तत्व थे, लेकिन उसमें जो लेटर्स है वो दोनों लेटर चेंज करने की वजह से तत्वों में जो है डिफरेंशिएशन आया, और पढ़ने में समझने में आसानी रही। और कुछ जो तत्व है उनको उनके लैटिन नेम द्वारा ही डिनोट किया जाता है। जैसे उनको इंग्लिश के शब्द द्वारा डिनोट नहीं किया जाता है। जैसे हमारा गोल्ड है, तो गोल्ड को इंग्लिश में ऑरम कहते हैं, या इसका ऑरम कहते हैं, तो इसको हम AU से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हमारे यहाँ पे कुछ तत्व एलिमेंट दिए हैं, जिनके सिंबल दिए हैं, जिनके एलिमेंट के ये देखिए एलिमेंट का पहले लैटिन नेम दिया है, फिर उनके सिंबल दिए हैं, और ये एलिमेंट दिए हैं और उनके सिंबल्स दिए हैं। यहाँ पे जितने तत्व हैं, ये चार्ट हम पढ़ेंगे तो हमको जानकारी मिलेगी। और इस चार्ट को जो बच्चों कॉपी में बनाना है, इस चार्ट को ध्यान रहे सभी बच्चे 7th क्लास के, इस चार्ट को कॉपी में बनाना है और इसको लर्न करना है, ये याद करना है। जैसे हम इंटर में, आप जब इंटर में जाएंगे तो आपको क्या है 118 एलिमेंट्स के बारे में पूरी तरह पता होना चाहिए, तो हम उसको याद करते हैं। तो आप अभी से शुरुआत करेंगे और इन सारे तत्वों को याद करेंगे। जैसे हाइड्रोजन की स्पेलिंग, और हाइड्रोजन को हम H से डिनोट करते हैं, या कार्बन को हम C से डिनोट करते हैं, बोरान को B से डिनोट करते हैं, आयोडीन को I से। तो इस तरह से ये जो आपका सीरीज दिया हुआ है, इसको आप याद करेंगे और इसको कॉपी में भी लिखेंगे सभी बच्चे। अब चलिए, अब हम बात करते हैं एटोमेटिसिटी की। तो बच्चों, एटोमेटिसिटी मतलब किसी मॉलिक्यूल के बनने में
जितने एटम्स लगते हैं उन्हें हम एटोमेटिसिटी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हमारे पास गोल्ड है तो गोल्ड क्या होगा, गोल्ड के एटम में Au सिंबल से डिनोट करेंगे तो गोल्ड में खाली Au रहेगा। लेकिन मान लीजिए हम गोल्ड में कॉपर डाल देते हैं और कॉपर डाल के हम कोई ऑर्नामेंट्स या कोई ज्वेलरी बनाते हैं तो उसमें गोल्ड और कॉपर के एटम्स मिक्स होंगे। तो मीन्स जब गोल्ड और कॉपर के एटम जैसे भी रिएक्शन करके मिक्स होंगे तो उन्हें हम मॉलिक्यूल्स कहेंगे। तो उनमें किन किन उनमें 2 तरह के एटम्स पाए गए ना, तो उसी नंबर ऑफ एटम्स दैट मेक अप मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज एटोमेटिसिटी। तो जितने एलिमेंट जुड़ते हैं उन्हीं की संख्या को हम एटोमेटिसिटी कहते हैं। एटोमेटिसिटी कहते हैं। अब द एटोमेटिसिटी ऑफ एलिमेंट इज रिटन ऑन राइट हैंड साइड ऑफ इट्स सिंबल एज अ सबस्क्रिप्ट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट। मीन्स किसी भी मॉलिक्यूल्स में जितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं उससे हम उन्हें उसकी एटोमेटिसिटी कहते हैं या एरोमिकता कहते हैं। और इसे हम क्या करते हैं, साइड में इसे हम क्लासिफाइड करते हैं मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक या टेट्रा एटॉमिक या पेंटा एटॉमिक सो ऑन। हम इसको इस तरह से क्लासिफाइड करते हैं। जैसे आप इस चार्ट में आप देख सकते हैं, जैसे हीलियम जो है वो एक मोनो एटॉमिक एलिमेंट है, मॉलिक्यूल है, या ऑर्गन है वो मोनो एटॉमिक है, या हमारा जो है हाइड्रोजन वो डाई एटॉमिक है, या नाइट्रोजन वो डाई एटॉमिक है। तो ये इस चार्ट से आप देख सकते हैं कि तत्व जो है कौन से डाई एटॉमिक, कौन से मोनो एटॉमिक या कौन से ट्राई एटॉमिक है। इस सीरीज को भी कॉपी में बनाना है। हमारी जितनी सीरीज है वो कॉपी में बनेगी। सबसे पहले ये सीरीज, फिर ये सीरीज। अब चलिए हम बात करेंगे केमिकल फॉर्मूला की। तो बच्चों जब हम किसी तत्व को केमिकली रिप्रेजेंट करके और उस तत्व के जुड़ने मीन्स हम उस इक्वेशन या तत्व जब किसी से जुड़ता है तो उसको हम केमिकली जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे केमिकल फार्मूला कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, a chemical formula shows the different element present in a molecule of a compound and a number of atoms of each combining or constitute element in the compound। means किसी compound में chemicals के जुड़ने को जब हम उसे सिंबली रिप्रेजेंट करते हैं, सिम्बियोलिक रिप्रेजेंट करते हैं, उसे केमिकल फार्मूला कहते हैं। या ऐसे कह सकते हैं किसी कंपाउंड के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को हम केमिकल फार्मूला कहते हैं। या किसी कंपाउंड को जब हम सिंबल के द्वारा डिनोट करते हैं तो उसे हम केमिकल फार्मूला कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड बच्चों सभी घर में यूज करते हैं। जो हमारा साधारण नमक है जिन्हें मम्मी रोज सब्जी में डालती है उसे वो हमारा जो है उसका केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड, है ना। तो वो हमारा जो है वो साधारण नमक है। ये देखिए लिखा है कॉमन सॉल्ट। तो फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन सॉल्ट का जो फार्मूला है, जैसे सोडियम को हम Na से डिनोट करते हैं सोडियम और क्लोराइड को Cl से, तो हमारा उसका जो फार्मूला जाएगा सोडियम क्लोराइड का NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। तो यह फार्मूला क्या कन्वे करता है, द फार्मूला कन्वे दैट अ मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्ट कंटेन्स 1 एटम ऑफ सोडियम एंड 1 एटम ऑफ क्लोराइड। मीन्स नमक का एक मॉलिक्यूल जो है उसमें 1 एटम सोडियम और 1 एटम क्लोराइड है। तो आपके इस चार्ट में देखिए हमारा वाटर का फार्मूला दिया। हमारी जो डेली हम जनरली जिन्हें जानते हैं, जिन तत्वों को जानते हैं, जिन केमिकल्स को जानते हैं, उनके केमिकल फार्मूलाज दिए हुए हैं। आप यहाँ पर देखिए जैसे वाटर का केमिकल फार्मूला या अमोनिया गैस का फार्मूला या हमारा पोटेशियम क्लोराइड हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया। तो इस सभी का जो केमिकल फार्मूला है मीन्स इसमें हम मॉलिक्यूल्स में कौन कौन से एटम मिले हैं उनके तत्वों द्वारा जब हम डिनोट करते हैं उसे केमिकल फार्मूला कहते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं वैलेंसी की। तो वैलेंसी बच्चों इसे हम हिंदी में कहते हैं संयोजकता। जैसा कि नाम से पता चला संयोजकता मतलब संयोग करना या जुड़ना। तो किसी भी तत्व का, मैं आपको बताऊं, किसी भी तत्व की उस कैपेसिटी को वैलेंसी कहते हैं कि वो कितने ज़्यादा से ज़्यादा तत्वों द्वारा जुड़ सकता है। यानी किसी भी तत्व द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा अगले किसी दूसरे तत्व से जुड़ने की क्षमता ही उसकी वैलेंसी कहलाती है। चैप्टर की बात करें, वी नो दैट कंपाउंड्स हैव एलिमेंट्स इन डिफाइंड प्रोपोर्शंस। तो मतलब जो एलिमेंट्स उनका एक निश्चित दायरा होता है या डिफाइंड प्रोपोर्शंस होता है, उनका निश्चित आचार व्यवहार या उनका कैरेक्टरिस्टिक होता है। दस डिफाइंड प्रोपोर्शंस refers to the maximum quantity of one element that can combine with the maximum quantity of other element। means एक एलिमेंट कितनी अधिक से अधिक अदर एलिमेंट द्वारा जुड़ता है
उस क्षमता को हम कहते हैं उसकी वैलेंसी या संयोजकता, या आप यहाँ फिर से इसको इन द अदर हैंड आप ये पढ़ सकते हैं, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम ऑफ एलिमेंट विद द एटम ऑफ अदर एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी, या एक तत्व का दूसरे तत्वों के ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की क्षमता इसकी वैलेंसी या संयोजकता कहलाती है। अब देखिए यहाँ पे टेबल बना, ये लिखा हुआ वी कैन डिटरमाइन द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट बाय लुकिंग एट द केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स। तो हम ये इस टेबल द्वारा इसको डिटरमाइन कर सकते हैं, या एग्जांपल आप देख लीजिए। हाँ, एक बताओ, द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इज ऑलवेज अ होल नंबर, मीन्स जो किसी भी तत्व की संयोजकता होगी एक पूर्ण संख्या होगी। हम उसको फ्रिक्शन या डेसिमल की बात वहाँ पे नहीं कर सकते, या फ्रिक्शन या डेसिमल में वो नहीं होगा, वो होल नंबर ही होगा या पूर्ण संख्या होगी। अब हम बात करें फॉर एग्जांपल MgCl2 मीन्स जो मैग्नीशियम का जो एक एटम है वो क्लोरीन के 2 एटम से जुड़ा है, मीन्स मैग्नीशियम की जो जुड़ने की क्षमता है वो, ये देखिए फ्रॉम द फार्मूला वी नो दैट द 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम कंबाइंस विद 2 एटम ऑफ क्लोरीन। तो यहाँ पर मैग्नीशियम की जो वैलेंसी वो है 2 है, द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम इज 2 एंड द क्लोरीन इज 1। मैग्नीशियम का एक एटम जो है वो क्लोरीन के 2 एटम से जुड़ा, तो यहाँ पे मैग्नीशियम की जो वैलेंसी वो 2 है और क्लोरीन की वैलेंसी जो है वो 1 है। या आप इधर देख लीजिए, कंसीडर अनदर एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। इसमें क्या है, हाइड्रोजन का एक एटम और क्लोरीन का एक एटम जुड़ा है, मीन्स हाइड्रोजन की वैलेंसी भी 1 है और क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 है। ये देखिए 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद द 1 एटम ऑफ क्लोरीन, सो द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इज 1 ईच। ओके, तो आप ये इस फार्मूले में भी देख सकते हैं कि किसकी वैलेंसी कितनी है। तो यहाँ पे क्या है, ये इस चार्ट द्वारा भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि पोटेशियम की वैलेंसी 1 होती है, सिल्वर की वैलेंसी 1 होती है, जिंक की 2 होती है। तो ये चार्ट भी आप कॉपी में बनाएंगे बच्चों, और ये सारे चार्ट आपको रिमेंबर करने हैं, याद करने हैं, याद रखने हैं, लर्न करने हैं। इनको याद करना है, याद रखना है। और जनरल भाषा में हम जब भी लिखते समय भी हम इन सिंबल्स का भी प्रयोग करेंगे और इनको याद रखेंगे केमिकल, और आप पढ़ते समय तो इनको आप ध्यान रखेंगे ही, लेकिन जनरली हमें अगर हाइड्रोजन का कैल्शियम फास्फोरस एल्यूमिनियम कुछ भी लिखना तो हम उसके सिंबल का प्रयोग करना सीखेंगे, जिससे कि हमें वो तत्व तो याद ही रहेगा और हम उनके सिंबल भी याद रखेंगे। तो बच्चों, अब ये जो वीडियो है आपकी पार्ट 1 वीडियो है चैप्टर 4 का, और नेक्स्ट वीडियो में आपको राइटिंग ए केमिकल फार्मूला, एक केमिकल फार्मूला कैसे लिखा जाता है इसके बारे में बताया जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में आपका इसका जो नेक्स्ट पार्ट है आपका जो नेक्स्ट टर्न पर आएगा, तो आप तब तक फर्स्ट वीडियो को ध्यान से पढ़िए और इसके नोट्स जो है इस वीडियो के साथ दिए जाएंगे, जिसको आप कॉपी में करिए। और पीछे के जितने भी वर्क है आपके, जो 3 चैप्टर कंप्लीट किए गए हैं, जिनका भी छूट गया है, जिन्होंने पूरा नहीं किया है, सारा वर्क कैंपस ऐप में चैप्टर वाइज रिकॉर्ड है, अपलोड है। आप वहाँ से कॉपी को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि अब ऑफिस खुल चुका है, स्कूल खुल चुका है, तो अब कभी भी आपकी कॉपी चेक करने के लिए मंगाई जा सकती है। इसलिए आप जो है कैंपस ऐप से सारे जो है वर्क को आप कंप्लीट कर लीजिए। जो कैंपस में नहीं जुड़े वो आप ऑफिस जाकर अपना नंबर कैंपस ऐप में जोड़ लें और सारा वर्क पूरा रखें, कि कभी भी आपकी कॉपी मंगाई जा सकती है। सो गुड लक फॉर योर वर्क, और आप अपना काम जो है आप सीरियसली अटेंड कीजिए, अपना काम कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।